हम कर रहे हैं बेटा हमारा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के सबसे पहले हमने 3 मेथड्स किए। फर्स्ट इज प्रोडक्शन मेथड, सेकंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। These are the 3 methods to calculate national income. तीनों मेथड्स किए हमने, उसके न्यूमेरिकल्स किए। ये आप बच्चों को पता है कि आपने कितने न्यूमेरिकल किए हैं और कितने आपके पेंडिंग हैं। अगेन, अगर आपने वो न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं किया है, अगर आपने थर्ड चैप्टर नहीं किया है, तो ये जो टॉपिक चैप्टर का रहता है ये भी शायद आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। वन मोर थिंग, अगर आपको ये यूनिट नहीं समझ आया तो 2 चैप्टर इंडियन इकोनॉमी के और 4 चैप्टर्स आने वाले आगे आएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो भी आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अपना काम जरूर 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 रेगुलर करते रहिए प्लीज। आज सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा 11th के टॉपिक के ऊपर जाएंगे हम। 11th में आपका एक टॉपिक किया था, दैट इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में आप 2 वर्ड यूज करते थे, एक था बेस ईयर और दूसरा था करंट ईयर। बेस ईयर और करंट ईयर। बेस ईयर को आप डिनोट करते थे 0 के साथ और करंट ईयर को आप डिनोट करते थे 1 के साथ। सेम इज हियर। यहाँ पे आप अपनी जीडीपी कैलकुलेट करनी है या नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो ये 2 तरह की है। एक है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस और दूसरी है एट करंट प्राइस। जो करंट प्राइस वाली है उसे आप 1 के साथ, वही सिस्टम है ना, कांस्टेंट प्राइस मने वो बेस ईयर, कांस्टेंट प्राइस मने बेस ईयर और करंट प्राइस मने करंट ईयर। जीडीपी या नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हुई है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक सेकंड वेट कीजिए। एक है हमारा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और दूसरा है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ये जो कांस्टेंट प्राइस वाला है इसे नेशनल इनकम एट
बेस ईयर भी कह देते हैं, और इसे अपन नेशनल इनकम एट करंट ईयर भी कह देते हैं। जीडीपी या नेशनल इनकम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी। जब अपन नेशनल इनकम एट, यहाँ पे करंट ईयर की प्राइस है ये कांस्टेंट वाली है, इसे बेस ईयर कहते हैं। प्राइस जीडीपी या नेशनल इनकम कैसे? प्राइस इनटू क्वांटिटी, सेम प्राइस इनटू क्वांटिटी, दोनों में फर्क क्या है? जब अपन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो प्राइस भी अपन करंट ईयर की लेंगे और क्वांटिटी भी करंट ईयर की लेंगे। लेकिन जब अपन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो क्वांटिटी आपा लेते हैं करंट ईयर की, लेकिन प्राइसेस आपा लेते हैं बेस ईयर की। जैसे किसी चीज का रेट 10 रुपए है, 100 यूनिट आपने प्रोड्यूस किए, कितनी प्रोडक्शन हुई? 1000। क्वांटिटी आपने 100 ही प्रोड्यूस की है, लेकिन प्राइस क्या होगी? 20। माने जीडीपी कितनी होगी? 2000। ये मान लो 2019 की बात है, ये है 2020 की बात। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई हमारी कंट्री की 2020 में हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, तो आपका आंसर क्या होगा? सर नेचुरली है, हमारी जीडीपी क्या हुई है? इंक्रीज। कैसे पता चला? 2019 में कितनी थी? 1000 रुपी। 2020 में बढ़ के कितनी होगी? 2000 रुपी। इसके अकॉर्डिंग सर अगर बात करें तो हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई है। पर अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि यस हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है? क्वांटिटी पिछले साल भी 100 यूनिट ही बना था, इस बार भी 100 यूनिट बना है। ये जो जीडीपी इंक्रीज शो हो रही है, 1000 से 2000 जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, ये किस वजह से दिखाई दे रही है? ड्यू टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस। ये जो जीडीपी इंक्रीज हुई शो हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से हो रही है? कि भाई हमारी इकोनॉमी में प्राइस लेवल इंक्रीज हो रखा है, इसी वजह से। और कोई वजह नहीं है कि आप ये कहें कि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन का लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। तो अब मेरे को ये बताइए, यहाँ पे एक्चुअल में कंट्री में प्रोडक्शन ही इंक्रीज हुई है? जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी नहीं इंक्रीज हुआ होगा, इनकम भी इंक्रीज नहीं हुई है ना, मतलब बहुत सारी दिक्कत रही होगी। तो इसको, इस बात को रिमूव करने के लिए, इस बात से बचने के लिए हम जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं? हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एसीआई। मतलब सरकार क्या करती है, किसी भी हम एक साल को बेस ईयर अज्यूम कर लेते हैं। दो हजार 19 में प्राइस थी 10, क्वांटिटी बनी 100 यूनिट, कितने की प्रोडक्शन हुई? 1000 रुपी की। अब प्राइस 100 ही है, लेकिन यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं 200, तो कितनी प्रोडक्शन हुई? 2000। माने किसी भी एक साल की बेस ईयर का मतलब क्या है?
सरकार किसी भी एक ईयर को बेस ईयर अज्यूम कर लेती है। बेस ईयर का मतलब ये पास्ट ईयर नहीं है, जैसे मैंने तो यहाँ पे एग्जांपल लिखी है 2019 की प्राइसेस ले ली, हो सकता है जो प्रेजेंटली बेस ईयर चल रहा है वो 2016 चल रहा है शायद। तो बेस ईयर सरकार किसी भी एक साल को बेस ईयर अज्यूम कर लेती है, उस बेस ईयर के मुताबिक हम कंट्री की जीडीपी या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस या फिर नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइस। नेशनल इनकम दोनों में से जो अच्छे वाला तरीका है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का वो कौन सा है, ये बेस ईयर वाला। दिस इज बेटर इंडिकेटर, ये बेटर इंडिकेटर नहीं है। तो ये नहीं है कि नेशनल इनकम करंट ईयर की नहीं कैलकुलेट होती है, सरकार दोनों तरह की नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है, करंट ईयर की भी देखती है, बेस ईयर की भी देखती है। लेकिन जो बेस ईयर की हो सकता है कंट्री में करंट ईयर में प्राइस का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखा हो सकता है कंट्री में बहुत ज्यादा डिफ्लेशन आ रखी हो, तो वो जीडीपी ज्यादा या कम शो ना हो, प्राइस का इंपैक्ट जीडीपी के ऊपर शो ना हो, इस वजह से हम जो नेशनल इनकम है वो बेस ईयर की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं एज के हम कैलकुलेट करें करंट ईयर के प्राइसेस के। क्लियर? ये देखिए, तो यही हमारा टॉपिक है, ये डिफरेंस भी दे रखा है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। करंट प्राइस में मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ करंट ईयर और इट इज अ मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द बेस ईयर। बेस ईयर सरकार जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस आती हैं वैसे वैसे सरकार बेस ईयर में चेंजेस करती रहती है। तो करंट ईयर की प्राइस है, नेशनल इनकम है, वो भाई नेशनल इनकम इंक्रीज हो सकती है इवन के अगर फिजिकल क्वांटिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन जो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस है ये तभी चेंज होगी अगर सिर्फ हमारी कंट्री में गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, क्योंकि हम साल दर साल वही पिछली प्राइसेस के अकॉर्डिंग ही कंट्री में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते रहते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का कंसेप्ट है ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है और ये वाला ट्रू इंडिकेटर है। क्लियर? देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला है, अगर आपके पास नेशनल इनकम आपने मान लो करंट ईयर वाली कैलकुलेट करके रखी हुई है और आप ये चाहते हो कि हमने नेशनल इनकम एट बेस ईयर वाली कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये प्राइस इंडेक्स क्या होता है? प्राइस इंडेक्स हमें बताता है कि 2 सालों में, 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में, मैंने एक टाइम गैप में प्राइसेस में कितना चेंज आया है, वो प्राइस में जितना चेंज आया है वो कौन शो करता है, वो कौन शो करता है, प्राइस इंडेक्स। तो ये फॉर्मूला है, आपको न्यूमेरिकल भी इसके रिगार्डिंग आ सकता है, हो सकता है आपको करंट ईयर की प्राइस कैलकुलेट करने को कह दें, कांस्टेंट की आपको दी हो है ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये जो कांस्टेंट प्राइस वाली नेशनल इनकम है, ध्यान दीजिए, इसे आप रियल जीडीपी भी लिखते हैं या फिर रियल नेशनल इनकम भी लिखते हैं, और ये जो करंट प्राइस वाली है इसे नॉमिनल नेशनल इनकम या फिर इसे कहते हैं नॉमिनल
जीडीपी। मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि कैलकुलेट रियल जीडीपी, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला रिमेनिंग सेम, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये जो प्राइस इंडेक्स है इसे आप जीडीपी डिफ्लेटर भी कह सकते हैं। क्लियर? ये जो प्राइस इंडेक्स है इसे आप जीडीपी डिफ्लेटर भी कह सकते हैं। अब देखिए आगे, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी और एज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये टॉपिक क्या है? कहते आप जीडीपी को आप इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर क्यों नहीं मान सकते हैं? अगर आप जीडीपी को इकोनॉमी की ग्रोथ का इंडिकेटर मानते हैं, दैट मीन्स कि अगर कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो हमारी कंट्री में वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। ऐसा हम क्यों नहीं मान सकते हैं? क्यों हम जीडीपी को एज इकोनॉमिक वेलफेयर क्यों नहीं मान सकते हैं? क्या कारण है इसका? ध्यान से समझना, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो हम जीडीपी को एज अ इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर नहीं मान सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी क्या है कि हमारी कंट्री में 1 ईयर में या एक अकाउंटिंग ईयर में कितने पैसों की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई। तो अगर भाई कंट्री में जीडीपी इंक्रीज हुई है, लेकिन वो जीडीपी इंक्रीज हुई है ड्यू टू यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कंट्री में गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन वो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुई है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से हुई है, मशीनों का ज्यादा यूजेस हुआ है, इस वजह से कंट्री में जीडीपी इंक्रीज हुई है। तो आप ये नहीं मान सकते हैं। ज्यादा पैसा किसके पास गया है? अमीर बंदों के पास, मशीनों से ज्यादा काम हुआ है। ग्राउंड लेवल पे लेबर के पास तो पैसा बहुत कम गया है, पुअर तो रिमेन पुअर है। तो क्या अगर कंट्री में गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा हुई तो हम ये कहेंगे कि इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों का भला होगा? नहीं, गरीब लोगों के पास तो पैसा गया ही नहीं। सेकेंड पॉइंट है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। कहते हैं आज भी हमारी इंडिया में बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जिसमें कोई पैसे का रोल नहीं रहता है। कैसे? जैसे किसी लेबर वाले ने किसान के खेत में काम किया, किसान ने बदले में उसको 5 बोरी कनक दे दी, पैसे की ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई। क्या नेशनल इनकम का पार्ट है? नहीं है। घर पे मम्मी खाना बना रहे हैं, क्या मम्मी को कोई पैसा मिला? नहीं, ये नेशनल इनकम का पार्ट ही नहीं है। घर में आपने पौधा लगा लिया, छोटा सा कोई उसमें मान लो कोई नींबू का, हरी मिर्ची का, धनिए का, है ना, कोई थोड़ी बहुत आपने किचन अपने घर में कोई कच्ची जगह थी उसमें कोई सब्जी वगैरह उगा ली, तो क्या उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है? क्या उस वैल्यू को ऐड कर पाएंगे, कहीं पे शो कर पाएंगे? नहीं। तो ये इस बात को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज इसका मतलब क्या होता है? एक्सटर्नलिटीज किसे कहते हैं?
कि भाई ये जो फैक्ट्रीज वाले हैं स्पेशली, अब कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे अच्छे काम जिसके लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया है ना, और अगर कुछ नुकसान हुआ है तो हमें कुछ मिला नहीं है, अगर कुछ बेनिफिट हुआ है तो हमने कुछ दिया नहीं है। कोई फैक्ट्री है, किसी फैक्ट्री में से वेस्टेज निकल रहा है और वो वेस्टेज हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को वो वेस्टेज खराब कर रहा है, तो क्या इस बात का हम सोसाइटी उस फैक्ट्री वाले को कोई पेनल्टी की जाएगी? नहीं की जाती। आप लोग घर में एसी चलाते हैं, एसी चलाने से हमें सबको पता ही है कि है ना, इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूट होता है, गैसेस, खतरनाक गैसेस निकलती हैं। तो क्या हम एसी चला रहे हैं, हम इन्वायरमेंट है ना, हमें कोई पेनलाइज किया जा रहा है? नहीं, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। कोई रिलायंस वालों ने सपोज कीजिए कोई बड़ा सारा पार्क बना दिया, वहां पे लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, है ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या रिलायंस वालों ने जो पार्क बनाया है लोगों के लिए, क्या उनको उस बात का कोई कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, फ्री में लोगों को पार्क खोल के दिया है। तो ऐसी बातें भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं रहती। सरकार ने ब्रिज बना दिया, लोगों का लाइफ इजी हो गया, है ना, ये सब बातें जीडीपी में हम टोटली इग्नोर करते हैं, इससे भी हमारी जीडीपी है वो अंडर वैल्यू शो होती है। फोर्थ इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। ये कंपोजिशन ऑफ जीडीपी और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, ये दोनों लगभग एक जैसे पॉइंट है। कैसे एक जैसे पॉइंट है? कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है कि जो कंट्री में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं उसके कंपोनेंट्स क्या है, कैसी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है। अगर कंट्री की जीडीपी में ज्यादा लिक्विड प्रोड्यूस की जा रही है, सिगरेट प्रोड्यूस की जा रही है, डिफेंस की गुड्स प्रोड्यूस की जा रही है, बम हथियार ये सब बनाए जा रहे हैं, तो क्या इससे लोगों